हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 203 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पार्टिसिपेटरी नोट दैट इज पीएन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय इन्वेस्टर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द सेबी टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी। तो एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इन्वेस्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ये सेबी में यानी जो भारतीय हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी। सेकेंड है, द इन्वेस्टर एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन रिलेशन टू शेयर्स इन्वेस्टेड थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स। यानी जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, यदि वो पार्टिसिपेटरी नोट की मदद से पैसे लगाता है तो उसको वोटिंग राइट्स भी दी जाती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्टिसिपेटरी नोट के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि पहला सही है, सेकंड गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप अगर पार्टिसिपेटरी नोट से आते हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द सिविलाइजेशन बिलोंग टू द आयरन एज, यानी जो सिविलाइजेशन है हमारा, सभ्यता है, ये आयरन एज से जुड़ा माना जाता है। सेकेंड, एलिफेंट्स और नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, यानी जो हाथी थे वो इंडस वैली पीपल में ज़्यादा नोन नहीं थे। कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, और जो कॉटन था, कपास था, वो कपड़े या किसी तरीके की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B3 ओनली, यानी सिर्फ थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। इंडस वैली जो कल्चर है हमारा वो ब्रॉन्ज कल्चर है, आयरन नहीं है। जो आयरन एज है वो शुरू होता है वैदिक काल से। वहीं अगर हाथी की बात करें तो अननोन थी हाथी, डोमेस्टिकेटेड, लेकिन ऐसा मैं कहीं पुख्ता सबूत कहीं नहीं मिले हैं, यानी कि एविडेंसेस नहीं मिले ऐसे। तो इसलिए भी हम इसको मानते हैं कि हाँ, मतलब इंडस वैली पीपल को हाथियों का बेसिकली उस समय नॉलेज नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज और आर एसोसिएटेड विद द अल नीनो। अल नीनो के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा अल नीनो से जुड़ा हुआ है। पहला है, डिस्टॉर्शन ऑफ क्वाटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये जो अल नीनो होता है इसमें जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती हैं। सेकेंड है, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी जो प्लैंकटन्स होते हैं यानी वो समुद्री न्यूट्रिशनल चीज़ें जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ पेरू के तटों पे आती हैं तो वो कम हो जाती हैं। थर्ड है, डिले ऑफ मानसून इन इंडिया, यानी भारत में मानसून देरी से आता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अल नीनो के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है D1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो IOM के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम एज अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहने का मतलब कि UN का एक हिस्सा है और उससे जुड़ी संस्थाओं में काम करता है। सेकेंड, इट वॉज फाउंडेड इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 टू रिसेटल रिफ्यूजीज फ्रॉम द यूरोप। तो इसको जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद बनाया गया था ताकि जो भी यूरोप से जो रिफ्यूजीज जो इधर उधर लोग भागे थे उनको सेटल कराया जा सके। थर्ड है, इंडिया इज येट टू बी इट्स मेंबर स्टेट, यानी इंडिया को अभी भी इसका मेंबर स्टेट बनना बाकी है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट IOM के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है A1 और 2 यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को अभी मेंबर बनना बाकी, इंडिया ऑलरेडी इसका मेंबर बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द
इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर वाइल मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग ऑल द स्टेट। तो कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया गया है, लेकिन अगर ओवरऑल स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड है कर्नाटका हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी कि कर्नाटका का जो फॉरेस्ट कवर अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। थर्ड है इंडियाज़ टोटल फॉरेस्ट कवर हैज़ क्रॉस्ड 30% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी भारत का पहली बार उसका जितना भी जोग्राफिकल एरिया उसका 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा है जबकि अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिजोरम में ही है। वहीं अगर इंक्रीज़ की बात करें कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है तो वो कर्नाटका में है। अगर थर्ड स्टेटमेंट वही कह रहा है कि 30% है तो 30 नहीं है, ये 24.56% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। आप लोग सारे डेटा जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सा दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट अगर द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के कैरेक्टर की बात करें तो सही है। पहला है शिखरा इंक्लूडिंग इनवर्ड्स इन अ कॉन्वेक्स कर्व, यानी जो शिखरा हुआ करती थी उनके जो अंदर वाला शेप था वो कॉन्वेक्स कर्व की तरह होता था। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ टेम्पल टैंक्स और वेल्स, यानी जो टेम्पल हुआ करती थी, मंदिर हुआ करती थी, उसमें टैंक या वेल यानी कुएं हुआ करते थे पानी के लिए। थर्ड है लार्ज टावरिंग गेटवे एट द एंट्रेंस वॉल, यानी बहुत बड़ा सा विशाल गेटवे बनाया जाता था एंट्रेंस वॉल के साथ। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 and 3 ओनली, यानी सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। शिखरा बेसिकली कन्वेक्स नहीं होता है, आप सबको पता है। शिखरा जो नॉर्मल हम अगर टेम्पल की बात करें तो एक कह सकते हैं कोनिकल होता है, लेकिन जो उसका टॉप होता है वो फ्लैट होता है, यानी जो नॉर्मल जो कह सकते हैं ट्रायंगल जो होता है इक्वेटोरियल टाइप में, तो वैसा सा कुछ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct regarding the land revenue policy in policy of British, यानी कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो अगर जमीन कर की बात करें उससे जुड़ा जो पॉलिसी हुआ करती थी ब्रिटिश साम्राज्य के समय में वो सही है। पहला है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज मेड द लैंड सेलेबल मॉर्टगेजेबल एंड एलियनेबल, यानी अगर लैंड रेवेन्यू की तब की बात करें तो लैंड को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसको बेच भी सकते हैं, उसको मतलब उसी के बदले पैसे भी बोरो कर सकते हैं, एज अ सिक्योरिटी रख के पैसे ले सकते हैं। एंड थर्ड है एलिनेबल, यानी किसी से भी वो छीना जा सकता है। सेकंड है लैंड रेवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइज्ड इन रैयतवाड़ी एरिया बट फिक्स्ड इन महलवाड़ी सिस्टम। तो जो लैंड रेवेन्यू है रैयतवाड़ी में समय समय पर बदला जाता था, लेकिन महलवाड़ी की बात करें तो फिक्स होता था। थर्ड है एरियाज कवर्ड बाय महलवाड़ी सिस्टम इंक्लूडिंग द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड द पार्ट ऑफ पंजाब, यानी महलवाड़ी सिस्टम में जो उत्तरी और पश्चिमी जो एरिया थी, यानी पंजाब वजाब वाला जो प्रोविंसेस का एरिया था, ये सारी एरियाज जो थे वो महलवाड़ी सिस्टम में आती थी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है C 1 and 3 ओनली, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। जो महलवाड़ी था उसमें फिक्स नहीं था, उसमें भी सेम रेतवाड़ी की तरह पीरियोडिकली रिवाइज्ड यानी समय समय पर बदलाव किए जाते थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मैच द फॉलोइंग। एक तरफ प्लेस और दूसरी तरफ बैंक ऑफ रिवर है, यानी एक तरफ जगह का नाम दिया, दूसरी तरफ नदियों का नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। पहला है हम्पी, रिवर है गोदावरी। सेकंड है उज्जैन, रिवर है शिप्रा। थर्ड है कटक और रिवर है महानदी। तो उसका सही आंसर है B2 and 3 ओनली, फर्स्ट हम्पी गलत है। हम्पी गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि तुंगभद्रा जो सबसे बड़ी नदी है सदर्न पेनिनसुला की, उस पर स्थित है।
तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following statement is or are correct regarding the song Jana Gana Mana, the national anthem of India? तो जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय जो गीत है, उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। पहला, इट वाज फर्स्ट सॉन्ग एट द कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी 1911, यानी इसको सबसे पहली बार जो कलकत्ता का सेशन हुआ था आईएनसी का 1911 में वहाँ गाया गया था। सेकंड है, इट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द डे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी इसको जो हमारा जो नेशनल एंथम के तौर पे तब अडॉप्ट किया गया था, तब अपनाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिपेंडेंस ईव पे बनी थी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रगान के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी इससे पहला सही है, सेकंड गलत है। इसको अडॉप्ट किया गया था हिंदी वर्जन में बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, यानी 1950 में। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेल नोन सोर्सेज ऑफ मीथेन? तो कौन सा इनमें से जाना माना सोर्स है मीथेन का? पहला है टर्माइट्स, सेकंड है लैंडफिल्स, थर्ड है रॉटन एग, फोर्थ है कोल माइनिंग और फिफ्थ है परमाफ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर है सी 1, 2, 4 एंड 5, यानी टर्माइट्स, लैंडफिल्स, कोल माइनिंग और परमाफ्रॉस्ट। रॉटन एग से मतलब वेल नोन सोर्स नहीं है मीथेन का। अगर बात करेंगे मीथेन सबसे ज़्यादा रिलीज करता है तो रॉटन एग यानी सड़े हुए अंडे नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो इन जीएस टेस्ट पेपर जो 202 था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो जो इन्वायरमेंट रिलीफ फंड है किस कानून के अंदर बनाया गया था? तो उसका सही आंसर है डी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 203 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, a semi-religious sect having influence on the northern district of Bengal. One of the famous leader Tipu was motivated by the religious as a political motive and took up the cause of the tenants against the oppression of zamindars. The insurgent extended their activities to Garo Hills. तो ये एक तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना किस अपराइजिंग से जुड़ा है, यानी कि एक छोटा सा कह सकते हैं धार्मिक ग्रुप था जिसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में। इनके जो लीडर थे वो टीपू थे, जिन्होंने इस जो विद्रोह था इसको आगे बढ़ाया था। और ये विद्रोह बेसिकली ज़मींदारी के खिलाफ था, जो ज़मींदारी सिस्टम था उसके अगेंस्ट था। जो ये इंसर्जेंट था, जो अपराइजिंग थी ये धीरे धीरे गारो हिल्स की तरफ भी बंगाल से फैल गई थी। तो आपको बताना कौन सा था विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पहला है पागलपंथीज, सेकंड है फराइजी अपराइजिंग, सी हमारा कच्छ रेबेलियन और डी हमारा चुहार अपराइजिंग। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।